सभी बीपीएससी की तैयारी करने वालों साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और बीपीएससी एग्जामिनेशन जो बहुत ही पास आ रहा है, और बीपीएससी एग्जामिनेशन में हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, हम लोगों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पूरी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो अब आपको आज बिल्कुल अलर्ट रहना है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आखिरकार हमको बीपीएससी में क्या करना चाहिए। तैयारी के लिए एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिस पर हम लोग बहुत गहन अध्ययन करें, और उस प्लान को जब हम उतारेंगे तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो यानी कि अगर आपको सफल होना है, एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है, तो सिंपल सी मैं बात करूं, यानी कि एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूं अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। 2024 के एग्जामिनेशन में अगर आप अपने नाम के आगे पीजीटी लगाना चाहते हैं, वो भी बीपीएससी के थ्रू लगाना चाहते हैं, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बिहार बीपीएससी का 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, टेट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो टेट 3 में अगर आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को दर्ज कराना चाहते हैं, सफलता लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं और 2024 में सफलता आपको मिले, तो इसका मतलब है कि सफलता के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किन बातों का ध्यान दें, किन बातों पर थोड़ा कम भी ध्यान दें, किस पे ध्यान दें, किस पे न दें। अगर हम ऐसी बात कहें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्मीद आपकी बनती चली जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बिल्कुल इस कंडीशन में, चूंकि हमने एमएससी केमिस्ट्री में कर रखा है, मींस आपकी बात कर रहा हूँ, आपने केमिस्ट्री में एमएससी कर रखा, और एमएससी वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने एमएससी के साथ में आपने बीएड भी किया है, वहाँ का बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन भी निकाला हुआ है, यानी कि यहाँ पर बीएड भी किया हुआ है। उसके बाद आपने बी एस्टेट एग्जामिनेशन भी निकाला, बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम भी आपने क्वालिफाई कर रखा है। तो फिर दोस्तों इस किस बात की देर करना, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि क्या करने का मतलब यहाँ पर कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए का मतलब कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, और कौन से टॉपिक पर अगर हम नहीं भी ध्यान देंगे तब भी हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये खास बात भी है। यानी कौन से टॉपिक हम ना पढ़ें ये भी काम चलेगा, यानी कौन से टॉपिक हम न पढ़ें तब भी हमारा काम चलेगा। तो इन सब बातों पर, टॉपिक कौन से टॉपिक न पढ़ें तब भी हमारा काम चल सकता है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यानी कि इन टॉपिक को छोड़ने के बाद भी हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, तो इस पूरी वीडियो को अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, उससे पहले काम नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं पता है। क्वेश्चन 4 आने लगे, 4 घंटे उसमें बर्बाद किए जा रहे हैं। क्यों? कारण है कि क्वेश्चन मिलना है पूरे सब टॉपिक से 5 या 6, और उन 5-6 क्वेश्चन के लिए हम 5-6 घंटे क्यों बर्बाद करते हैं। यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन हमें जो मिल रहे हैं उन पे अगर हम न फोकस करें, तो इनकी बजाय अगर हमें 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उन टॉपिक्स पर हम लोग फोकस कर लें, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा कदम हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों को क्वालिफाई करना। इस वीडियो पर पूरी हम यही चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही तैयार हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए, यानी कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक बना लेता हूँ, क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए वो आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आप जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिकअप किए गए, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए, उन टॉपिक्स को आप ज़रूर चुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँगा तो इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और देखे गए हैं। जो चैप्टर के नाम आप नोट कर लीजिए, इन चैप्टर पर क्या करना है बताऊँगा, लेकिन पहले चैप्टर के नाम नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चले जाना चाहिए, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चले जाना चाहिए। एंड सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन मन में ये भी चल रहा होगा कि सर सिलेबस ही नहीं हमारे पास में, सिलेबस में केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब एनसीईआरटी कहाँ पे जाएगी, एनसीईआरटी फिर कक्षा 11 यानी 11th एंड 12th की। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन लेवल्स को टच करता हुआ होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान दे लेंगे। इसमें क्या करेंगे भी सब मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद 3 टॉपिक तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका,
केमिकल बॉन्डिंग हो गया नंबर 3। इसके बाद आप पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो इन टॉपिक को बिल्कुल पीरियोडिक टेबल उठा लीजिए। और पीरियोडिक टेबल के बाद चौथे पॉइंट पर आ जाइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन खूब मिला करते हैं लोगों को, और इन क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है, जिसका नाम है एस एंड पी ब्लॉक। यानी कि एस और पी ब्लॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं अभी आपको चर्चा करूंगा। पहले आपको टॉपिक बता देता हूं किन किन टॉपिक्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन को अगर आप बहुत दमदारी से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दे देगी आपको। और उसी की तरीके से अगर हम लोग यहीं पर कोऑर्डिनेशन के साथ में एक टॉपिक और कर लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एफ ब्लॉक को भी हम लोग ध्यान से पढ़ लें, इतने में से ही मान के चलो कि कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहीं गिरेंगे आकर के, 25 से 30 क्वेश्चन गिरेंगे यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने टॉपिक अभी तक बता दी है नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इसके बाद हम लोगों को चले जाना है सीधा फिजिकल केमिस्ट्री में। एक टॉपिक है थर्मो, यानी कि थर्मोडायनामिक्स पर चले जाना है। थर्मोडायनामिक्स यानी इन पर भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट 8th टॉपिक में चले आइए कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर फोकस करें। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स से उम्मीद पूरी है कि भाई यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो इस केमिकल काइनेटिक्स पर भी हमें विशेष तौर से ध्यान उम्मीद है दे लीजिए, काइनेटिक्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन यानी कि इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से अगर मैं बात करूँ तो इक्विलिब्रियम में फेज़ रूल भी पढ़ना पड़ेगा। फेज़ इक्विलिब्रियम जिसे नाम दिया जाता है, वो फेज़ इक्विलिब्रियम पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दे लेंगे तो ये तो हमारा फिजिकल ऑर्गेनिक में जहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस इतना ध्यान दीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। नंबर 1 जीओसी से कम 15 क्वेश्चंस की भरपूर उम्मीद रहेगी आपको। और उसके बाद चले आइए एल्काइल हैलाइड, मतलब हाइड्रोकार्बन पर चले आइए। पहले हाइड्रोकार्बन पर अगर आप देखना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि हाइड्रोकार्बन पर बहुत हार्डली मिलेंगे, तो आपको 6 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से बनेगी। और उसके बाद तीसरा टॉपिक में आ जाता है आपका एल्काइल हैलाइड आ जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड पर विशेष ध्यान देना है। एल्काइल हैलाइड चैप्टर को कायदे से दोनों एराइल और एल्काइल दोनों पढ़ लेने हैं। यहाँ पर एराइल हैलाइड भी है। और उसके बाद चौथा चैप्टर जो है वो एल्कोहल फिनॉल है, एल्कोहल और फिनॉल है। ईथर भले आप ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पांचवा एल्डिहाइड। बस इतने टॉपिक अगर आप ध्यान दे लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब इन टॉपिक्स में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान चल रहे हैं कि सर जो टॉपिक आप बता रहे हैं टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आखिरकार हम लोगों को इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर विशेष तौर से ध्यान। नंबर 1 सबसे पहला फोकस आपको क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स को इस समय टच नहीं करना चाहिए। यानी न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा समय वेस्टेज न करिए, ये बिल्कुल नहीं करिए। और क्या करना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल की जगह पर आप डायरेक्ट फार्मूले को याद करें। और फार्मूला जब याद हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम 70 से 80% न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि अब हम ये करें कि जब हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, नहीं न्यूमेरिकल में अगर हम वीक हैं तो फिर इसका मतलब हमें फार्मूला याद कर लेना चाहिए। अगर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मान ली सपोज कर लेते हैं 15 न्यूमेरिकल आए और 15 में 100% ये श्योर है कि 7 से 8 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो फार्मूला बेस्ड होंगे, तो हम इन 7-8 को अगर करके आएंगे तो बाकी के समय में बचा करके हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये मेरा मानना है अगर आप तैयारी में थोड़ा सा रुझान रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यानी कि पहला पार्ट तो है कि न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, उनके फार्मूले पे फोकस करना है। और तीसरी और चौथी बात, दोनों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें कुछ वैल्यूज़ जैसे कि ज़रूर याद रखनी चाहिए। वैल्यूज़ जैसे कि जहाँ पर दिक्कत आएगी, वैल्यूज़ गलत होने की चांस रहेंगे। जैसे यहाँ पर रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू याद रहनी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर याद होना चाहिए, ये भी बहुत पूछा गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ हमें याद रहें। गैसेस स्टेट में जो हमारे फार्मूले हैं, गैसियस स्टेट में वेलोसिटी के फार्मूले हमें याद हो जाने चाहिए। ये हमें याद रखें कि उनकी वैल्यूज़ पर जो डायरेक्ट कैलकुलेशन की वैल्यू होती है, यानी कि डायरेक्ट कैलकुलेशन वैल्यू याद रहे। समय बचाने का उद्देश्य बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट की जाती है जो वैल्यू, वो डायरेक्ट
एग्जैक्ट कैलकुलेशन की वैल्यू हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, नहीं तो हम नुकसान उठाएंगे, समय का नुकसान उठाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, दोनों बातें हैं। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों को इस समय एक चीज़ का और फोकस करना चाहिए। जो आप पेन ले रहे हैं कि सर सिलेबस का क्या होगा, तो सिलेबस में केवल, अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस में केवल आप टू द पॉइंट स्टडी पर ध्यान दिए। टू द पॉइंट, पूरे पढ़ने के चक्कर में अगर आप फंसेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि टू द पॉइंट स्टडी आपको करनी चाहिए। अगर टू द पॉइंट स्टडी किया आपने तो फिर मान के चलिए फिर 100% आप जो परसेंटेज पा रहे होंगे उस परसेंटेज से ज़्यादा आप क्वालिफाई कर जाएंगे, निश्चित है। यानी टू द पॉइंट स्टडी का मतलब है चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लगातार मैं भी बताता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी अपने मन में बसा लीजिए, तभी काम चल पाएगा आपका। तो यानी सबसे पहले न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस नहीं करना है, फुल चैप्टर नहीं पढ़ना है। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी कीमत पर आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे अपना, यानी कि फुल चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। फुल चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं, फुल चैप्टर नहीं पढ़िए, नहीं पढ़िए इस समय, ये काम बिल्कुल मत करिए इस समय। और अगर आपको करना है तो फिर टू द पॉइंट स्टडी पर चले जाइए, यानी टू द पॉइंट स्टडी पर चले, टू द पॉइंट स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है, ठीक है। हर टॉपिक के क्वेश्चन करिए, एक टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए, एक टॉपिक पर रुके मत रहिए, यानी कि ये काम भी आपको नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। दूसरा, एक टॉपिक पर मत रुकिए, एक टॉपिक पर बिल्कुल नहीं रुकिए, एक टॉपिक पर ज़्यादा समय ना दें, आप ज़्यादा समय ना दें, ज़्यादा समय आप नहीं दीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान दें, ज़्यादा समय ना दें, आप इस बात का विशेष ध्यान दें। हर टॉपिक से जुड़े हुए, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस करिए, ना कि चैप्टर से। टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन करिए, टॉपिक से जुड़े एमसीक्यूज सॉल्व करिए, एमसीक्यूज सॉल्व करिए। एमसीक्यूज में खासकर जो मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, यानी कि मैच द कॉलम, यानी कि ये काम बिल्कुल नहीं करना है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन मैंने लगातार करवाए भी हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन एक तो कर लो आप। दूसरी चीज़ है कि जो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी आप फोकस करें, यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चंस भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लें। रीजनिंग क्वेश्चंस जो हों, रीजनिंग जो एमसीक्यूज़ हों क्वेश्चंस में, मतलब यहाँ पर एमसीक्यूज़, और वो भी केमिस्ट्री की रीजनिंग। कहने का तात्पर्य है कि डी ब्लॉक से भी आ सकते हैं, SP, DF इनसे भी आते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो हैं वो टेम्परेचर का इफेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रेशर का इफेक्ट पूछ लेते हैं। ये सब रीजनिंग में क्वेश्चन चले जाते हैं जो कंसेप्चुअल बेस आपको दिए होंगे, कंसेप्चुअल बेस होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन क्वेश्चन से जुड़ी सब बातों को आप पूरी तरीके से नोट कर लें। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़े और उन टॉपिक्स से जुड़े क्वेश्चंस करें तो फिर मान के चलिए कि अब आपका ग्राफ जो है, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, यानी कि फुल चैप्टर में सपोज कर लेता हूं कि मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, आपने फुल चैप्टर पढ़ने में यहाँ पर सपोज कर लो मैंने ये 5-5 दिन का दायरा लिया, 5 दिन 10 दिन, यहाँ पर 15 दिन। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ने में सपोज कर लीजिए 2 दिन लगाए, 2 दिन के बाद आप 5वें दिन से क्वेश्चन शुरू किए तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं कि हम टॉपिक पढ़ने में केवल 1 दिन में इम्पोर्टेंट, तो ग्राफ ऐसे उठेगा। तो दोनों में जो डिफरेंस, जो ये गैप आ रहा है ना, यहाँ पर जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप फिलिंग होनी चाहिए। गैप फिलिंग जरूर करिए, और गैप फिलिंग अगर आप नहीं कर पाए तो इसका स्लॉट अगर देखोगे तो ये चला जाएगा, सॉरी इसका ग्राफ, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं इस पर, लेकिन हाँ ये ग्राफ अगर देखोगे तो इसका आकर के दायरा जो है वो अलग, यहाँ पर आते आते आपको दिखाई देगा कि एरिया बढ़ता चला जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपका दिनों के हिसाब से आप लगातार कंटिन्यूटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम अगर मैं दिखाता हूँ, एग्ज़ाम क्रैक होने की कंडीशन अगर यहाँ है तो मैच कर दीजिए कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और यहाँ पर इतना गैप बना रहेगा कि आप यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में आप जो गैप देख रहे हैं ना, इतना गैप एक एग्ज़ाम के लिए, BPSC एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसको, इस गैप को फिलअप करना है, यानी कि क्या न करें और क्या करें, उस गैप को अगर आप फिल कर लेते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप 100% उस चैप्टर, अब इसी एक टॉपिक का, ये तो मैंने एक टॉपिक की बात की, ऐसे 2 टॉपिक दूसरे दिन, तीसरे दिन करिए, चौथे दिन, 5वें दिन करिए। तो एक अपना प्रॉपर तरीके से एक स्टडी प्लान बना लीजिए और उस स्टडी प्लान पर उतर जाइए। यानी कहने का तात्पर्य कि अगर आपने स्टडी प्लान नहीं तैयार किया तो फिर आप स्टडी प्लान तैयार कीजिए।
स्टडी प्लान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्टडी प्लान में भी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक स्टडी प्लान में नंबर 1 फर्स्ट प्लान में आप, मैंने बोला कि न्यूमेरिकल बिल्कुल टच नहीं करिए, फार्मूला का बुकलेट तैयार कर लीजिए, यानी कि फार्मूला बुकलेट बना लीजिए। यहाँ पर फार्मूला बुकलेट बना लीजिए, एक काम तो ये कर लिए। दूसरा काम जो है वो ये कर लीजिए कि आप टू द पॉइंट के पॉइंट नोट कर लीजिए या फिर हाईलाइटर कर लीजिए, लिखिए नहीं तो हाईलाइट करिए। टू द पॉइंट को आप क्या करें, हाईलाइट करें, है ना, हाईलाइट करें, इस बात का ध्यान दीजिए। टू द पॉइंट को हाईलाइट करें, लिखिए नहीं, समय बचाएं। और उसके बाद जो है, इसके बाद जब आप आगे कंटिन्यूएशन में चलें तो फुल चैप्टर को बिल्कुल नहीं इग्नोर कर दीजिए, टू द पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो नेम रिएक्शंस हैं, उन नेम रिएक्शंस की जो मतलब जो प्रेजेंस है, उन प्रेजेंस को ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रेजेंस में एक तो टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर आएगा, उसके बाद उसमें कैटालिस्ट का क्या रोल है या फिर उसके अंदर दूसरी कोई इफेक्ट क्या है, इन दोनों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। तो बीपीएससी में हम लोगों को एक प्लान करना पड़ेगा, तब हम लोग क्वालिफाई करेंगे। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न ईजी नहीं है। बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है, बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न को अगर मैं देखता हूं, एग्ज़ाम पैटर्न इट इज़ टिपिकल। और ये टिपिकल क्यों है, इस चीज़ को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आर आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं, क्वेश्चंस आर आंसर। यानी कि अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी डेफिनेशन ऊपर दे दी और नीचे पूछ लिया ये है क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आंसर बनते हैं और आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बात विशेष तौर से पिछले पेपर में ध्यान दी, यानी कि जो आंसर्स होते हैं अधिकतर जो आप याद करते हो आंसर्स, वो क्वेश्चन बन जाते हैं, वो क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके के पैटर्न को जरूर देखिए, है ना, वो क्वेश्चन बनेंगे। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे। 2024 का जो एग्जामिनेशन होगा, 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महानता दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो फिर आप नुकसान अपना उठा जाएंगे। दूसरी चीज़, एक काम और करना है, जो क्वेश्चंस अगर आपको बचना है कि सिलेक्शन मुझे होना ही चाहिए, मैं ऐसा कुछ चीज़ों से बच जाऊं, तो वो बिल्कुल मत करिए। नंबर 1, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अभी मत पढ़िए, मत छेड़िए इन्हें। हेट्रोसाइक्लिक से बहुत खींचेगा तो 2 क्वेश्चन खींचेगा, हेट्रोसाइक्लिक से 2 क्वेश्चन खींचेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोसाइक्लिक के बाद में डाइज और ड्रग्स पे अगर चले जाएंगे, तो डाइज और ड्रग्स में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो डाइज ड्रग्स पर डाइज पर तो कतई मत ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है डाइज ड्रग्स पर। और उसके बाद रेडिएशंस के क्वेश्चंस पर भी विशेष तौर से आपको ध्यान नहीं देना, ये सब कट करते चले जाइए, इनसे आप समय बचाइए। रेडिएशन पर क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ फोटो केमिस्ट्री का अगर कुछ रोल है, फोटो केमिस्ट्री, अब आप कहोगे सर सिलेबस में नहीं ना, सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेडिएशन से इफेक्टेड कुछ क्वेश्चन एक आध लास्ट ईयर मैंने देखे आए हुए हैं। ड्रग्स पे भी बहुत विशेष नहीं ध्यान देना, लेकिन अगर कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर भी लेंगे, ऐसी भी कोई बहुत कंडीशन नहीं है। तो ये चैप्टर सबसे अगर करना भी चाहते हैं तो केवल लास्ट में करिए, इन क्वेश्चन को लास्ट में करें, आप लास्ट में करें, जिससे कि आपकी आसानी से प्रिपरेशन हो जाए। दूसरी चीज़ भी आपको यहाँ पर बता देने की कोशिश करूँगा कि जो लेंदी क्वेश्चन हो, यानी कि लेंथ जिनमें क्वेश्चन में ज़्यादा होती, उन क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। लेंथ जो जिन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हो, जो लेंथ कंटेनिंग क्वेश्चंस हों, उनको आप प्रॉपर, यानी कि इन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन बोले जाते हैं, तो टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन को आप बिल्कुल टच मत करिए। टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन भी कुछ लोग होते हैं इनको। और दूसरी बात है कि जो हमारा फोकल कंडीशन होती है, फोकल जो गलतियां होती हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अनवांटेड जो मिस्टेक्स होती हैं, सिल्ली मिस्टेक्स होती हैं, फिर अनवांटेड मिस्टेक, फोकल यानी देखने में कभी कभी अनवांटेड मिस्टेक्स होती हैं, यानी कहने का तात्पर्य जो देखने में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कभी कभी हमें दिखता कुछ और हम बोलते कुछ हैं, दिमाग कुछ और काम करता है। यानी कि ये क्वेश्चन देखने वाले जो होते हैं, देखने में गलती ना हो, देखने
लिखने में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलती ना हो, है ना, नहीं हो, तो इस बात का आप ध्यान दें। यानी कभी कभी आपको ने देखा होगा कि मैं आपको सिंपल सी बात करूं, पता लगा हम पढ़ के कुछ और रहे हैं, ठीक, और दिखाई कहीं पर है ना, जो शॉर्ट है वर्ड यूज़ करते हैं अधिकतर शॉर्ट, उसका मीनिंग बदल जाता है हिसाब से। अब कहीं पर पता लगा इम्पोर्टेंस पूछी गई, वो वर्ड ही हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, कहीं पर रियल देख वर्ड यूज़ किया गया तो रियल नहीं समझ में आ रहा है ना, कहीं पर रेट लॉ पढ़ा गया तो रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट ऑफ इक्वेशन लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। तो इन सब चीज़ों की कभी कभी क्या होता है, जब माइंड देखता है उस चीज़ को तो वो जो चीज़ देखता है उसी का रिप्लाई करता है। हमें जो चीज़ दिखाई देती है माइंड उसी का रिप्लाई करता है। और जब ज़्यादा नंबर्स देखे जाते हैं क्वेश्चंस में, माने हमने 150 क्वेश्चन देख रहे हैं तो उन 150 क्वेश्चंस के अंदर खास बात ये होगी कि पता लगा बंच देख रहे हैं, और बंच में क्या होगा कि अगर वहाँ पर एक वर्ड अगर हमारे दिमाग में सेट हो गया तो क्या होगा कि आंसर्स भी उसी रेंज में निकल के बाहर आएंगे, और फिर ये गलती हमसे लगातार हमारे नंबरों को घटाती रहेगी। तो जो देखने का नज़रिया क्वेश्चंस को, वो एक बार नहीं, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर रीड करिए। अब 4 बार तो रीड करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि समय नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन को कम से कम आप हर क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार रीड करें, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आपने रीडिंग कम की ना क्वेश्चंस की तो फिर ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक बन जाएगा। और अक्सर इसमें 5% गलती होने के चांस बढ़ते हैं, यानी कि 5% गलती इसी बात की होती है कि क्वेश्चन आपने देर में जो रीड किया वो सही से रीड नहीं किया। अगर आपने डेसिमल लगाना है, आंसर आ रहा है 5.0 और आंसर 1.5 भी दे रखा है, तो फिर ये दोनों डिफरेंस बहुत महंगे पड़ जाएंगे। उस समय घर पे आए कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। तो अब दूसरी चीज़ ये भी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम करने की कोशिश करें। हालांकि 15 क्वेश्चन में हो गया तो कैलकुलेशन पर समय बचाइएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने की कोशिश करिएगा। और कुछ वैल्यूज़ जैसे लॉग के टर्म की वैल्यू है, जैसे log 2 है, log 5 है, log 7 है ना, इस तरीके की वैल्यूज़ को ज़रूर आप ध्यान दीजिए, इनकी वैल्यूज़ याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी याद करिए, कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी याद कर लीजिए। और ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। यानी कि ये एक काम हो गया हमारा टाइम मैनेज करने का। अगर हम लोगों ने टाइम मैनेज कर लिया तो फिर मान के चलो कि टाइम मैनेज होने के बाद हम कम से कम अपनी जो सफलता, अगर मेरी 80% है तो ये 85% में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट करना, कुछ वैल्यूज़ को फिक्स करके माइंड में याद कर लेना, फालतू टॉपिक पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें अगर आप अपने आप में एक स्ट्रेटजी प्लान कर देंगे, यानी कि अगर इसको प्लानर में ले आएंगे, तो अगर आपने उस प्लानर का यूज़ कर लिया तो फिर आप बीपीएससी आसानी से निकाल लेंगे। तो बीपीएससी प्लानर अगर आप अप्लाई करते हैं, बीपीएससी प्लानर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है और यहाँ पर क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का अगर आपने ध्यान दे लिया तो फिर मान के चलिए कि बीपीएससी आपका अपना एग्ज़ाम जो 2024 में क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्लानर तैयार करिए बीपीएससी का, उसमें ज़रूर डिजाइन करिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें भी अगर कोई समस्या आती है तो फिर हमारे नंबर को आप नोट करें, 9473702711। इस नंबर पर एक ऐसा नंबर है जो व्हाट्सएप पर चलता है और इस पर आप हमें अपनी क्वारी भेज सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। केमिस्ट्री से जुड़ी बातों से आप क्वारी भेज सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सलाह दे सकता हूं। अगर आपको लगता है, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो ज़रूर करिएगा, और नहीं तो फिर प्लानर तैयार करिए और इस चीज़ को आजमाइए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू।